देखिए, ये वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो अपनी यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। दे आर एमिंग फॉर 2025 और 2026 अटेम्प्ट। अब ना कोई फूल प्रूफ स्ट्रैटेजी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन देयर कैन बी अ रोड मैप, देयर कैन बी अ स्ट्रैटेजी विच कैन बेनिफिट मैक्सिमम ऑफ यू अगर आप उसको सही तरीके से फॉलो करें। मतलब ये है, जैसे ना ब्रॉडली देखें तो टॉपर्स, हम अगर हर साल नए टॉपर्स आते हैं तो हर साल उन टॉपर्स की जो बुक लिस्ट है, जो न्यूज़पेपर वो पढ़ते हैं, जो वो टेस्ट देते हैं, ऑलमोस्ट सबका सेम ही है। बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं होता, लेकिन कैसे उन्होंने उसके ऊपर कैसे उन्होंने बुक्स पढ़ी। फॉर इंस्टेंस, आपको पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़नी है, अब वो पॉलिटी की बुक आपको पता है दिस इज़ द बुक और इसमें से क्वेश्चंस आएंगे। अब कोई एक एस्पिरेंट हो सकता है जो उस बुक को 5 बार पढ़े, कोई 1 बार ही पढ़े, और कोई ऐसा हो सकता है जो 3-4 बार पढ़े लेकिन अच्छे से रिवाइज करे। सो एवरीवन विल हैव डिफरेंट स्ट्रैटेजी एंड इसीलिए कहा जाता है जितने टॉपर्स उतनी स्ट्रैटेजीज। बट ना एक ब्रॉडर रोड मैप ज़रूर हम आपको दे सकते हैं। अब आप मुझसे क्यों रोड मैप लेना चाहोगे, लाइक हु एम आई? सो मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। आई एम अ डेंटिस्ट एंड मैंने अपनी जर्नी 2013 में स्टार्ट करी थी। आई हैव गिवन मल्टीपल अटैम्प्ट्स, मल्टीपल इंटरव्यूज़ एंड यूपीएससी के भी इंटरव्यूज़ दिए हैं एंड आई हैव ऑल्सो गिवन पंजाब सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू वंस। सो वो एक्सपीरियंस है एंड वो एक्सपीरियंस के ऊपर जो इतने साल हम इतने एस्पिरेंट से इंटरेक्ट करते हैं एंड क्यों वो एक एस्पिरेंट एक टॉपर में बदल जाता है और क्यों एक एस्पिरेंट का प्री भी क्लियर नहीं होता, वो सटल सा डिफरेंस वी कैन एक्चुअली मेक आउट। खैर, इतनी बातें करने की सेंस नहीं बनती है, द कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट। अब ना जैसे यूपीएससी की जर्नी आप शुरू करते हैं तो एक, जैसे हम ना बहुत बोलते हैं कि इतना समझ लीजिए कि आँख का दरिया है और डूब के जाना है। लिटरली उसी को ना पैराफ्रेज करती है यूपीएससी की जर्नी। इट इज़ डिफ़िकल्ट, इट विल टेस्ट यू एंड टेस्ट यू सो बैडली कि आपका मन करेगा मैं क्या कर रहा हूँ, आई कुड हैव डन सो मच बेटर इन माई लाइफ, मैं प्राइवेट सेक्टर में होता या मैं बाहर चली जाती मास्टर्स करने, ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स वुड कम टू यू। सो इट विल टेस्ट यू। अब ना जब इतना ज़्यादा एक एग्ज़ाम है जो आपकी एंग्जाइटी को बिल्ड करता है, तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आपके पास अर्ली स्टार्ट हो, राइट, विच इज़ द टाइम राइट नाउ। एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट आपकी जो स्ट्रैटेजी है, आपको अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनानी है, लेकिन एक ब्रॉडर सा रोड मैप हो सकता है। जैसे ना आपको एक ब्रॉडर सा टाइम टेबल दे दिया, अब उसको फिल आपको खुद करना है। कई बच्चे होते हैं जो 8-8 घंटे लगाकर भी उतना नहीं अचीव कर पाते जो 6 घंटे लगाकर या 5 घंटे लगाकर एस्पिरेंट्स अचीव कर लेते हैं। पार्किंसंस लॉ कहते हैं कि जितना आपके पास टाइम है उतना ही ज़्यादा आप एफर्ट करते हो। कम टाइम है तो कम टाइम में भी आप ज़्यादा एफर्ट करके, ज़्यादा एफिशिएंसी करके आप उतना अचीव कर लेते हो। खैर, सो इन कंक्लूजन आई वुड लाइक टू से कि ब्रॉडर स्ट्रैटेजी एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसके जो नुआंसेस हैं, आपके लिए क्या बेस्ट है वो आप ही को चूज़ करना है, राइट। अब जैसे ना सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का अगर मैं ब्रॉडर फ्रेमवर्क बताऊँ तो ये 6 चीज़ें हैं। चाहे आप प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं या मेंस की बात कर रहे हैं, और चाहे आप जीएस, सीसैट, ऑप्शनल या एससी की बात कर रहे हैं, ब्रॉडली इन्हीं के ऊपर रिवॉल्व करती हैं चीज़ें। सबसे पहले ना आपको सिलेबस पता होना चाहिए, लाइक लिटरली सिलेबस, वर्ड बाय वर्ड सिलेबस। और प्री का सिलेबस इतना मुश्किल नहीं है, मेंस के सिलेबस के प्रिंट आउट्स, चाहे वो ऑप्शनल है चाहे वो जीएस है, आपके पास होने चाहिए। फिर उसके बाद ना पैटर्न अंडरस्टैंड करते हो कि प्री का क्या पैटर्न है, मेंस का क्या पैटर्न है, राइट। एंड देन वंस यू आर डन विद दिस अच्छे से, देन यू कम टू द कंटेंट। अब कंटेंट कैसे पढ़ना है, करंट अफेयर्स कैसे करने हैं, दो जो बेसिक फाउंडेशन है कंटेंट और करंट अफेयर्स कैसे करना है। फिर उसके बाद एक बहुत अहम चीज़ है, जैसे ना प्रीलिम्स, जैसे अगर आपको पैटर्न समझ में आए तो प्रीलिम्स में आपको क्वालिफाई करना है, कट ऑफ से ऊपर मार्क्स लेने हैं, लेकिन मेंस में ना आपको ज़्यादा नंबर लेने हैं, आपको टॉप 100 में आना है अगर आपको आईएएस चाहिए तो, नहीं तो फिर से ये साइकिल रिपीट होता रहेगा एंड यू विल अगेन सेट फॉर द प्रीलिम्स एंड मेंस। तो अगर आपको
रैंक लेना है तो आपको मेंस में अच्छे खासे नंबर चाहिए। इंटरव्यू के मार्क्स भी काउंट होते हैं, लेकिन इंटरव्यू ना सॉर्ट ऑफ लक डिपेंडेंट है। जैसे इस साल के भी जो इंटरव्यूज़ चल रहे हैं उसमें बात होती है कि फ़लाना बोर्ड ज़्यादा नंबर दे रहा है, सो एंड सो बोर्ड इज़ नॉट गिविंग यू नो द एवरेज इज़ लोअर देन दी अदर बोर्ड्स। तो वो लक बेस्ड है वहाँ पर, लेकिन मेंस लक बेस्ड नहीं है, मेंस प्रेडिक्टेबल है। तो इसलिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, चाहे आप एस्से की आंसर राइटिंग एस्से की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जीएस की कर रहे हैं या ऑप्शनल की कर रहे हैं, वो आपके लिए बहुत अहमियत रखती है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। एंड फाइनली मॉक टेस्ट, प्री के भी देने हैं और मेंस के भी देने हैं। प्री के तो खैर पेपर्स हम सब जानते हैं, लेकिन मेंस में क्या होता है, मेंस में दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, आंसर राइटिंग भी और मॉक टेस्ट भी। जैसे आप आंसर लिखते हैं, शुरुआत करते हैं, आप ना आधा घंटा भी लगा सकते हैं एक आंसर लिखने में, राइट, बट इवेंचुअली क्या है, आपको 3 घंटे में 20 सवाल लिखने हैं, तो 7 से 9 मिनट में आपको एक सवाल लिखना है। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तो आपका स्किल डेवलप कर रहा है ना, कि आप अच्छे आंसर्स लिख पा रहे हो, चाहे आपको 15 मिनट लग रहे हैं, 20 मिनट लग रहे हैं। लेकिन अब टेस्ट जब आप देखते हो ना, मेंस का मॉक टेस्ट देते हो, तो आपको वो 15-20 मिनट का जो आंसर है ना, उसको 7 या 9 मिनट में लिखना है, ठीक है। तो वो जो डिफरेंस है या वो जो चेंज है वो धीरे धीरे ही आएगा। अगर आप पहले दिन ही मेंस का मॉक टेस्ट दोगे तो ना तो आपकी स्पीड बनेगी और ना ही आप अच्छे आंसर्स लिख पाओगे। इसीलिए मेंस में ना आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और ना डायरेक्ट कोरिलेशन होता है। अगर आप किसी टॉपर से भी बात करो कि जितने आंसर्स आपने लिखे हैं ना, उतनी आपकी आंसर राइटिंग और बेटर होती जाती है। तो ब्रॉडर हमारे पास ये 6 चीज़ें हैं। अपना जब हम प्रीलिम्स की बात करते हैं, राइट, प्रीलिम्स में ना जीएस है, मेंस में भी जीएस है ना। अब प्रीलिम्स में एक और चीज़ आती है सीसैट। सीसैट में आपको चाहिए 33% मार्क्स, लेकिन ना सीसैट लास्ट ईयर पेपर टफ आया था, इस साल भी अटकलें हैं कि पेपर टफ आएगा, आने वाले सालों में भी पेपर टफ आ सकता है। तो अगर आपका सीसैट अच्छा नहीं है, आपका एप्टीट्यूड अच्छा नहीं है, रीजनिंग अच्छी नहीं है, राइट, पेपर देखिए और आइडिया हो जाता है। तो सीसैट को भी आपको हर रोज़ या एवरी वीक स्टार्टिंग टुडे और व्हेनेवर यू आर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन, यू हैव टू गिव एडुकेट अमाउंट एंड रिस्पेक्ट टू सीसैट। सीसैट में क्या है, कट ऑफ पहले से डिसाइडेड है, आपको 70 नंबर लेकर आने हैं 200 में से, ठीक है। 68 होते हैं वैसे, 33%, बट हम 70 लेकर चलते हैं। ये कट ऑफ सीसैट की पहले से डिसाइडेड है, ठीक है। तो ये है, तो सीसैट करना ज़रूरी है और पेपर टफ होता जा रहा है। अगर आपने कैट की तैयारी भी करी है तो भी मैं ये बोलूँगी कि सीसैट को एटलीस्ट आप रिस्पेक्ट करिए उसके। अगर आपने अच्छी तैयारी कर चुके हैं, आप उस लेवल की कैट लेवल की तैयारी कर चुके हैं, तो मे बी सॉल्व द पेपर्स, ठीक है, मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए, पिछले साल के पेपर सॉल्व कीजिए एंड गेट डन विद इट, बट करिए ज़रूर, रिस्पेक्ट सीसैट, ठीक है। बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं, एंड यू नो अगर आप सीसैट नहीं करोगे ना, फिर आप जितना भी और जीएस पढ़ लो सब व्यर्थ है। अगर आप सीसैट में ही फेल हो गए, आपका पेपर भी चेक नहीं होगा, तो व्यर्थ है वो। फिर अगले साल फिर से वही करना पड़ेगा और सीसैट करना पड़ेगा, और डर अलग बैठ जाएगा कि चलो इस साल तो जीएस में अच्छे मार्क्स बन रहे थे, अगले साल शायद जीएस में भी ना बने। तो सीसैट को रिस्पेक्ट करिए जिस भी लेवल पे हैं आप अपने एप्टीट्यूड में, अपने माइंड में, राइट। उसके बाद जब हम जीएस की बात करते हैं ना, तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में होता है। कुछ ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जितने भी बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं दोनों में ओवरलैप करते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो मेंस में एडिशनल है, जैसे एथिक्स का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, सोशल इश्यूज़ हो गया, गवर्नेंस हो गया, इन चीज़ों पे प्री में कम सवाल आते हैं। एक आधा कोई सवाल स्कीम से आ गया जो हम गवर्नेंस पे करते हैं, बट मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं। खैर, एक जो मिथ है ना कि जीएस में प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी इकट्ठे नहीं होती, वो गलत है, इकट्ठे ही होती है। इस स्लाइड का यही पर्पस था, एक तो सीसैट के लिए आपको सीसैट का केस बिल्ड करना, और एक बताना कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी जीएस में इकट्ठे ही होती है। अब अगर हम कंटेंट की बात करें तो कंटेंट देखो, कुछ बुक्स हैं जो आपको पढ़नी है, पहले आपको ना उसको शॉर्टलिस्ट करना है। फॉर इंस्टेंस ज्योग्राफी के लिए आप फिजिकल ज्योग्राफी के लिए ये बुक पढ़ रहे हो, इंडियन ज्योग्राफी के लिए ये बुक पढ़ रहे हो, और ये पर्टिकुलर एटलिस्ट आप फॉलो कर रहे हो फॉर द प्लेसेस इन न्यूज़।
कि आपको बुक लिस्ट तैयार करनी है। इन्वायरमेंट के लिए आप ये बुक पढ़ रहे हो, पॉलिटी के लिए आप ये बुक्स पढ़ रहे हो। दैट बुक लिस्ट हैज़ टू बी फाइनलाइज्ड एंड स्टिक टू दैट सोर्स। अब यहाँ में ना बहुत सारे बच्चों का सवाल आता है एनसीईआरटीज़, क्या एनसीईआरटीज़ करनी ज़रूरी है? देखिए एनसीईआरटीज़ की अगर मैं बात करूँ ना तो कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये 2 सब्जेक्ट्स तो एनसीईआरटीज़ आपको पढ़ी होनी चाहिए, बिकॉज ना डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप बाकी सब्जेक्ट स्किप भी करें ना, हिस्ट्री और ज्योग्राफी की एनसीईआरटी एक बार ज़रूर पढ़ लें। फिर उसके बाद करंट अफेयर्स के लिए हमारे पास न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स आते हैं, हम आगे आएंगे। PYQs कंटेंट ना हम PYQs से कैसे पढ़ते हैं? PYQs ना आपको बताते हैं कि जो आपने कंटेंट पढ़ा है क्या वो इनफ है, आपने उस टॉपिक की कवरेज करी, क्या आपका क्वेश्चन उससे सॉल्व हो रहा है तो हाँ परफेक्ट, आपकी कवरेज इज ओके, है ना। अगर नहीं तो फिर आपको अपनी कवरेज बढ़ानी पड़ेगी। PYQs ना आपको एग्जामिनर के माइंड में क्या चलता है उसके बारे में आइडिया देते हैं कि कैसे सवाल उस पर्टिकुलर टॉपिक में से आ सकते हैं। जैसे आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा तो आपको पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से ना ये 5 प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आ चुके हैं और वो सब आप सॉल्व कर पा रहे हो उन 5 क्वेश्चंस को, क्योंकि आपके कंटेंट में वो कवर्ड है। ठीक है, तो एक तो आपको PYQs प्रैक्टिस करने का ये फ़ायदा है कि आपको क्वेश्चंस की फॉर्मेशन पता चल जाती है, आपकी कंटेंट नॉलेज अप्लाई हो रही है नहीं वो पता चल जाता है, और ये भी पता चल जाता है कि जो आप पढ़ रहे हो, जो कंटेंट फॉलो कर रहे हो, क्या वो सफिशिएंट है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता चलती हैं। और उसके बाद ना प्रैक्टिस क्वेश्चंस, अगेन प्रीलिम्स कोई भी आप टॉपिक पढ़ते हो ना, जैसे अगर आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा तो एक तो हो गया आपने उसके यूपीएससी में जो क्वेश्चंस आए हैं वो देख लिए। एक है कि आप प्रैक्टिस करो और 25 क्वेश्चंस आईवीसी के प्रैक्टिस करो, मेंस के 2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो ये प्री और मेंस दोनों के एडिशनल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कंटेंट डजंट स्टॉप एट जस्ट रीडिंग अ बुक और नोट्स ऑफ सम इंस्टीट्यूट, उसकी एक्सटेंशन है। आपने कंटेंट पढ़ा, ठीक है, आपने न्यूज़पेपर के साथ उसको मतलब करंट अफेयर्स के साथ उसको ऐड ऑन करा, फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, PYQs देखे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखे। तो ये अगर आप खुद से भी तैयारी कर रहे हैं ना तो ये ब्रॉडर स्ट्रैटेजी अपनाइएगा। कंटेंट पढ़ लिया बट क्वेश्चंस करने हैं, PYQs भी और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी, और अगर उसमें कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ है तो वो भी उसमें ऐड करना है। अब करंट अफेयर्स कैसे करने हैं? देखिए रोज एक न्यूज़पेपर तो आप पढ़िए, चाहे द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, आप मिंट भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये 2 रेकमेंडेड है। ठीक है, कोई भी टाइम्स ऑफ इंडिया भी आप पढ़ सकते हैं, जो भी न्यूज़पेपर आपको सही लगता है पढ़िए। ठीक है, अब यहाँ पर भी ना एक क्वेश्चन आता है, नोट्स बनाने ज़रूरी हैं न्यूज़पेपर के। देखिए अब ना अगर आपको लगता है कि आप इस लेवल ऑफ प्रिपरेशन पे हैं कि आप अपने नोट्स को क्रिस्प कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं और उन नोट्स को आने वाले टाइम में रिवाइज कर सकते हैं, तो ही नोट्स बनाइएगा। इतनी फाइल्स बना ली और वो देखी भी नहीं दोबारा खोल के तो क्या फ़ायदा, नोट्स बनाने में भी टाइम लगाया और उनका कोई यूज़ भी नहीं आया। तो नोट्स में ये सजेस्ट करती हूँ कि बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, उन्हीं के आप नोट्स बनाइए न्यूज़पेपर में से। अदरवाइज रीड द न्यूज़पेपर्स, रीड द एडिटोरियल्स। और हर बार जब भी आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं ना, एक सवाल ज़रूर पूछिए कि ये जो मैं आर्टिकल पढ़ रहा हूँ ये कौन से पेपर में मेरे काम आएगा, 1 2 3 4 में काम आएगा, और किस टॉपिक में काम आएगा, और क्या मेरे को प्री से इससे सवाल आ सकता है या मेंस में मैं इसको कोट कर सकता हूँ। ये क्वेश्चन के आंसर ना खुद से पूछना बहुत ज़रूरी है, तभी ना आपको धीरे धीरे पता चलेगा ओके दिस आर्टिकल इज इम्पॉर्टेंट, दिस इजंट। वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। वंस यू आर डन विद दैट प्रैक्टिस, तो फिर ना आपको खुद आपका न्यूज़पेपर पढ़ने का जो टाइम है वो छोटा होता जाएगा, और आपको अगर कोई रेलिवेंट चीज़ लग रही है तो आप उसके क्रिस्प एंड शॉर्ट नोट बना लेंगे, कीवर्ड्स लिख लेंगे, रादर देन पूरा ही आर्टिकल टेपोफाई कर दिया, पूरा ही आर्टिकल चेप दिया अपने नोट्स में, उसका क्या फ़ायदा, नहीं पढ़ते हैं, राइट। देन उसके बाद देखो न्यूज़पेपर पढ़ना अपनी जगह है, लेकिन आपको ना डेली या वीकली करंट अफेयर्स कहीं से तो फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे स्लीपी क्लासेस में जो हमारा करंट अफेयर्स का कोर्स है ना, उसमें हर हफ्ते हम उस पर्टिकुलर जो लास्ट वीक होता है उसके सब्जेक्ट वाइज कंपाइलेशन करते हैं। फॉर इंस्टेंस मंडे को हमने ज्योग्राफी के पिछले हफ्ते के करंट अफेयर्स आपके साथ शेयर कर दिए, ट्यूसडे को पॉलिटी के, वेडनेसडे को इकोनॉमी के। हर हफ्ते हम सब्जेक्ट वाइज कंपाइलेशन प्रोवाइड करते हैं, एंड सेम हम मंथली कंपाइलेशंस भी प्रोवाइड करते हैं।
अब ना आपको सब्जेक्ट वाइज आप वीकली देख लीजिए, है ना। अब मंथली में अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो हम आपको मंथली कंपाइलेशंस देंगे, तो आप वो पढ़ लीजिए। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के साथ चेक करना चाहते हैं तो उनका इंडेक्स देख लीजिए, कवर्ड है तो ठीक है, नहीं कवर्ड तो उसमें से देख लिया, है ना। स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। तो अगेन मंथली कंपाइलेशंस भी ज़रूरी हैं और डेली या वीकली कंपाइलेशंस भी ज़रूरी हैं, ठीक है, ताकि कुछ मिस ना हो गया हो। क्योंकि ना आप अभी तैयारी शुरू कर रहे हो, लेकिन जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, उनको पता है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये इस टॉपिक पे क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर आपका वो टॉपिक छूट भी गया तो अगर आप ये कंपाइलेशंस कर रहे हो तो वो नहीं छूटेगा। और ये कंपाइलेशंस ना अगेन आई एम रिपीटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और अभी से ही शुरू कर दीजिए। अभी हो सकता है आपको 20-30% ही समझ आए, लेकिन धीरे धीरे वो 60-70% तक पहुंच जाएगा इन नो मोर देन 2 to 3 months। देन आंसर राइटिंग। अब लाइक आई सेड आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ना जैसे आप शुरू कब करें आंसर राइटिंग, अगर आप आज से शुरू करेंगे तो आप ज़्यादा कुछ लिख नहीं पाएंगे, है ना। कुछ तो लिख ही लोगे आप, कुछ तो आज भी लिख लोगे, लेकिन हमें क्या है, हमें अच्छा आंसर लिखना है, एटलीस्ट टारगेट करना है अच्छा आंसर लिखने का। तो बेस्ट यही स्ट्रैटेजी रहती है कि जब आपके 2 या 3 सब्जेक्ट्स हो जाए, दैट इज आफ्टर 2 to 3 months यू शुड स्टार्ट राइटिंग आंसर्स, ठीक है, ताकि आपको कुछ कंटेंट की नॉलेज हो जाए। 2-3 महीने से आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कंपाइलेशंस देख रहे हैं, करंट अफेयर्स कर रहे हैं, 2-3 सब्जेक्ट्स आपके कवर हो गए, फिर आप आंसर्स लिख सकते हैं। क्योंकि ना जीएस का क्या हिसाब किताब है, जीएस में सपोज आपको ना हिस्ट्री का भी क्वेश्चन आए ना अगर, ठीक है, तो दैट डजंट मीन कि आपको सिर्फ हिस्ट्री के पॉइंटर्स ही लिखने हैं। आप ना कंटेम्प्रेरी टाइम्स में भी उस टॉपिक का क्या रेलेवेंस है उसको जोड़ सकते हो। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इनफैक्ट एक बार एक क्वेश्चन भी आया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी पैटर्न है, क्या वो प्रेजेंट डे सिटीज़ में भी दिखता है या नहीं, ठीक है। तो वो आप कंटेम्प्रेरी उसको जोड़ सकते हो। हाँ दिखता है, चंडीगढ़ इज अ प्लान्ड सिटी ऑन द लाइन्स ऑफ IVC, ठीक है। तो हिस्ट्री का आंसर डजंट मीन हिस्ट्री का कंटेंट ओनली, आपको कंटेम्प्रेरी टाइम्स में भी आप एग्जांपल्स ले सकते हो। सिमिलरली इकोनॉमी का क्वेश्चन है तो ये नहीं सिर्फ इकोनॉमी लिखनी है आपको, उसमें आप उसमें सोशल इश्यूज भी लिख सकते हो, आप उसमें एनवायरमेंटल एस्पेक्ट भी लिख सकते हो, ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट भी लिख सकते हो। तो जीएस का ये हिसाब किताब है। तो बेस्ट है 2-3 आप सब्जेक्ट्स कर लीजिए, उसके बाद आंसर राइटिंग करिए और एक सवाल से शुरू कीजिए और कोशिश करनी है कि जनवरी एंड तक हम 5 सवाल लिखें, ठीक है। शुरुआत में आपको 1 सवाल लिखने में आधा घंटा लग सकता है, बट धीरे धीरे कोशिश करनी है कि ये टाइम कम हो, 10 से 12 मिनट में आपको अच्छे आंसर्स आ जाएं। और पहले दिन अच्छे आंसर्स नहीं आएंगे, और जब पहले दिन नहीं आते ना तो अगले दिन लिखने का मन नहीं करता है, वो चीज़ नहीं करनी है आपने, ठीक है। उसके बाद फिर जनवरी तक आप करिए, उसके बाद प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव तैयारी, फिर प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस की आंसर राइटिंग और टेस्ट, मेंस के टेस्ट देना शुरू करिए। प्री से पहले मेंस के टेस्ट देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कंटेंट पे बिल्ड कीजिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। फिर मॉक टेस्ट, प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए मॉक टेस्ट ज़रूरी है, सब्जेक्ट वाइज और FLTs दोनों ही ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया ना, जनवरी तक आप प्रीलिम्स प्लस मेंस की तैयारी कीजिए, है ना। उसके बाद आप प्रीलिम्स के FLTs ही दीजिए। उससे पहले ना प्रीलिम्स के आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे सकते हो। जैसे अगर आपका एनवायरनमेंट हो गया तो एनवायरनमेंट का 100 क्वेश्चन का पेपर आपने सॉल्व कर लिया, लेकिन फरवरी ऑनवर्ड्स ना फुल लेंथ दीजिए कि सारा सिलेबस आप FLT में कर रहे हो। अब आप यहाँ पे ना कह सकते हो कि फेब में आपका पूरा सिलेबस नहीं हुआ होगा, डजेंट मैटर, ठीक है। पूरा सिलेबस तो कभी भी नहीं होगा। अगर आपका प्रीलिम्स इस साल जैसे 26 मई को है ना, 25 मई को भी आपको लगेगा सिलेबस नहीं हुआ, ये रह गया वो रह गया, तो वो नॉर्मल है। यूपीएससी में सिलेबस कंप्लीशन इज नेवर अ टारगेट, ठीक है, बस चलते जाना है, कंसिस्टेंसी इज द की। तो इसलिए FLTs फरवरी ऑनवर्ड्स शुरू कर दीजिए। और अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं और भी अच्छा है, आपका कंपैरिजन ऐसे ही स्टूडेंट्स होगा जो भी तो फेब में ही दे रहा है ना, फेब में ही आप दोनों मॉक टेस्ट दे रहे हो, आपका अपना लेवल ऑफ प्रेपरेशन आप चेक कर पा रहे हो। तो FLTs शुरू कर दीजिए फेब से। फिर उसके बाद मेंस जब होगा, प्री के बाद मॉक्स दीजिए ऑफ मेंस। एसए के मॉक्स हो गए, मेंस के मॉक्स हो गए, ऑप्शनल का हो गया, वो आप प्री के बाद दे सकते हैं। अगेन ऑप्शनल में भी यही है कि पहले आंसर राइटिंग कीजिए, टेस्ट आप बाद में दीजिए। अगर देना है पहले तो एक आधा दे दीजिए, लेकिन प्री के बाद तो आपको मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट देने हैं, पॉइंट ये है। और ना उतने ही प्री या मेंस के टेस्ट दीजिए जितने आप रिवाइज कर सकते हैं। देखो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पता है यूपीएससी में क्या है, आपने बहुत कंटेंट पढ़ लिया, आपने बहुत नोट्स बना लिए, कुछ भी मायने नहीं रखता अगर आपने उसको रिवाइज नहीं किया। जो कीस्टोन है ना, जो आर्च है, वो रिविजन है।
आपने मल्टीपल फाउंडेशंस खड़ी कर दी, रिविजन नहीं की ना तो पूरी बिल्डिंग ढह जाएगी। तो आपको जो भी आप आज पढ़ रहे हो वो आपको रिवाइज करना है और वीक के एंड में उसको रिवाइज करना है। और जब वो, जैसे अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, तो आप रोज हिस्ट्री को रिवाइज करो, हर हफ्ते या हर 10 दिन एक दिन दे लो कि मैं 3-4 घंटे रिवाइज ही करूँगा। और लास्ट में ना जब वो सब्जेक्ट कंप्लीट होता है 1 महीने के बाद या 1.5 महीने के बाद, बड़ा सब्जेक्ट है तो ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो उसके बाद उस पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज करना है आपको। और फिर आप टेस्ट दोगे तो आप रिवाइज करोगे, जितने टेस्ट आप दोगे उतनी आपकी रिवीजन होगी। फिर पेपर से पहले तो आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करोगे क्योंकि आप टेस्ट भी दे रहे होते हो। तो रिविजन इज द, अगर रिविजन नहीं करना ना तो मत अटेम्प्ट करो इस पेपर को। आपको ना खुद को इंटरनलाइज करना है, रिविजन 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 रिविजन, ठीक है। तभी मैं कह रही हूँ कि जो नोट्स, आप कोई भी ऐसी नोट्स मत बनाइए जो आपको पता है कि आप दोबारा उसको रिविजिट नहीं करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो इस साल आई थिंक लास्ट ईयर में जो 3rd टॉपर थी, उन्होंने भी यही लिखा था कि उनके इतना ज़्यादा करंट अफेयर्स के नोट्स इकट्ठे हो गए थे, दे थ्रू देम ऑल एंड देन स्टार्टेड अ फ्रेश, बिकॉज नहीं पढ़े जाते हैं। उल्टा आपके माइंड में ना फालतू का प्रेशर होता है कि मुझे वो भी रिवाइज करना है, तो उतना ही रिवाइज कीजिए जितना आप उतना ही नोट्स बनाइए जितना आप रिवाइज कर सकते हैं। बट हाँ, कोशिश ज़रूर करनी है कि रिविजन के बाद ना आपके नोट्स भी छोटे होते जाएं, क्योंकि पेपर के बाद तो आपको एटलीस्ट एक बार तो पूरा सिलेबस रिवाइज करना है, जो या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो रिवाइज करनी है। और जितना शॉर्ट नोट्स होंगे, जितने आपने कीवर्ड्स लिखे होंगे, उतना ही रिविजन आपके लिए आसान हो जाएगा, राइट। तो ये है ब्रॉडर स्ट्रैटेजी। उसके बाद अगर आप टाइम टेबल चाहते हैं तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो, हम आपके लिए टाइम टेबल के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे कि जीएस को कितने घंटे देने हैं, कौन से सब्जेक्ट से आप शुरू कर सकते हैं, और CSAT, एसए, ऑप्शनल, हाउ कैन यू मैनेज द 4 एस्पेक्ट्स इन अ सिंगल डे या इन अ मंथ, कैसे करना चाहिए, तो वो भी हम करके आपको दे सकते हैं। एंड फाइनली अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि देखिए हमारे पास ना एक्सपीरियंस है, रिजल्ट्स हैं, एंड वी फॉलो प्रोसेस, इसको ना हम EPR कहते हैं। एक्सपीरियंस भी है, प्रोसेस भी है और रिजल्ट्स भी हैं। प्रोसेस पता है कैसे है, जैसे ना आपको कंटेंट, करंट अफेयर्स, सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, PYQs डिस्कशन, ठीक है, लाइव डाउट सेशन, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, अनलिमिटेड मेंटरशिप, ये सब मिलेगा, right? Now we have 2 courses. One is without the mentorship part, that is for 16,200, और इसकी जो वैलिडिटी है 2025 के इंटरव्यू तक है, यानी 2026 में ये एक्सपायर होगा। और अगर आप मेंटरशिप भी चाहते हो तो वो आपको 32,000 पे मिल सकता है, अगेन सेम वैलिडिटी, एंड लाइव क्लासेस हैं, ऑल ऑफ दीज आर लाइव क्लासेस। और ना एक तो ये है कि हम पूरा सब कुछ एंड टू एंड कवरेज करने की कोशिश कर रहे हैं, और शेड्यूल है, आपकी क्लासेस 1st से शुरू होंगी एंड नवंबर एंड में ख़त्म हो जाएंगी। ये शेड्यूल इज़ देयर ऑन द वेबसाइट फॉर यू टू गो एंड वॉच इट, प्रॉपर शेड्यूल है, और लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, राइट, अगर आप एनरोल करना चाहते हैं। एंड फाइनली एंड में इससे करूँगी, देयर इज़ वन क्वालिटी दैट वन मस्ट पोजेस टू विन, एंड दैट इज़ डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, कि आपका ना पर्पस डिफाइंड होना चाहिए, आप क्यों कर रहे हैं ये, है ना, द नॉलेज ऑफ वॉट वन वॉन्ट्स एंड अ बर्निंग डिजायर टू पोजेस इट। So that is what is very very important, not only UPSC but anything that you want to achieve in life, आपको उसका पता होना चाहिए, डेफिनेटनेस होनी चाहिए पर्पस की, देन यू शुड नो कि कैसे हम कर सकते हैं, एंड देन उसको करने के लिए एक बर्निंग डिजायर, एंड यू कैन बी सक्सेसफुल इन whatever pursuit whatever pursuit you want to have, right? So that was all from my end. Have a nice day and thank you so much for listening.